तो रोमन साम्राज्य की मौद्रिक प्रणाली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द एम्पायर। रोमन साम्राज्य में मौद्रिक प्रणाली क्या खराब हो गई, कैसे? द मॉनेटरी सिस्टम इन द रोमन एम्पायर ब्रेक डाउन ड्यू टू स्पेन। आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पर हम क्या देखते हैं, चांदी की खदानें थी। इसके अलावा ऑलिव ऑयल के लिए फेमस था, है ना। तो स्पेन की माइंस जो थी वहां पर चांदी खत्म हो गई, ठीक है। चांदी का सिक्का जिसे क्या कहा जाता था, दिनारियस, पेपर में पूछा जाता है दिनारियस से क्या तात्पर्य है, तो चांदी का सिक्का होता था। इसका वेट कितना होता था, 4.5 ग्राम। सिल्वर कॉइन कॉल्ड दिनारियस विच इज वेट इज 4.5 ग्राम। अब देखो, रोमन एम्पायर में चांदी खत्म हुई लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ था, तो इन्होंने चांदी खत्म होने के बाद सोने के सिक्के चलाए। कॉन्स्टेंटाइन करके एक रूलर रहा 4th सेंचुरी में, उसने क्या करा, सोने के सिक्के चलाए जिसका नाम था सोलिडस, कॉइन का नाम है, और ये भी 4.5 ग्राम था। क्या पूछ रही हैं आप? कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन है राजा का। गोल्ड कॉइन, कॉइन कॉल्ड सॉलिडस वेटिंग 4.5 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर है। इस मॉनेटरी सिस्टम में बस कॉइन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। और क्यों वो शुरू हुए, क्योंकि स्पेन की जो माइन थी वहां पे सिल्वर की क्या हो गई, कमी हो गई। अगला टॉपिक, रोमन ब्यूरोक्रेसी एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर। ऑब्वियसली कहां पर थे कि जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग जो सरकार में, प्रशासन में थे, वो भ्रष्टाचारी थे, मींस करप्ट थे। और लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार के इन रूपों को रोकने के लिए बार बार हस्तक्षेप किया, मतलब इंटरफेयर किया उन्होंने कि करप्शन कम हो जाए। लेकिन जब सरकार ही करप्ट हो, और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सबसे करप्ट कौन होते हैं, सरकार। और सरकार कभी उसके खिलाफ एंटी करप्शन बिल कभी बना है, और बना भी है तो क्या सही से इंप्लीमेंट हुआ है, नहीं, ठीक है। तो उन्हें समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए लेकिन इंप्लीमेंटेशन उनका सही नहीं हुआ। भाई, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही सबसे बड़े करप्ट है। क्या कोई अपने पैर पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मार सकता है? मार सकता है, लेकिन वो बेवकूफ खुद तो, और नेता बेवकूफ नहीं होते, वो तो बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए पूरे देश को बेवकूफ बना के घूमते हैं, है ना। ओके, खैर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो हिस्टोरियंस एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंसिया commanded such as practices Roman Empire was not free to do whatever they like. Means इतिहासकार और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स रहे इस रोमन एम्पायर के अंदर, ऐसी प्रथाओं की निंदा करी इन्होंने। मतलब जो करप्शन है या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से करप्शन होता है, रोमन सम्राट कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, राजा होके भी वो कुछ नहीं कर सकता था इसके खिलाफ, ठीक है, जैसा कि वो पसंद करते थे। है बाय द 4th century tradition of Roman law acted as a brake and was actively used to protect civil rights because these laws powerful bishops could deal with the powerful emperors. लेकिन 4th century में हम क्या देखते हैं, बदलाव देखते हैं। कानून की परंपरा ने एक ब्रेक के रूप में काम किया। नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार क्या होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को हम नागरिक अधिकार के अंदर रखते हैं, कि रक्षा के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया। इन कानून के कारण शक्तिशाली जो बिशप, बिशप क्या होती है, एक पोस्ट होती है रिलीजियस कैथोलिक चर्च के अंदर, ये धार्मिक पोस्ट होती है। सबसे ऊपर इसमें पॉप्स आते हैं, पॉप एक ही होता है वैसे, रोमन इटली के रोम सिटी में वो रहता है जो पूरी क्रिश्चियनिटी को लीड करता है। फिर कुछ बिशप्स होते हैं उसके अंडर जो रीजन वाइज क्या करते हैं, इलीट्स होते हैं, ये एक तरीके से अमीर लोग होते हैं इस धार्मिक संस्था के अंदर। फिर पादरी और प्रिस्ट आ जाते हैं।
तो बिशप्स जो थे शक्तिशाली सम्राटों से निपट सकते थे। मतलब बिशप्स जो धार्मिक गुरु होते थे वो इतने पावरफुल होते थे कि राजा से भी वो क्या कर सकते थे, फाइट ले सकते थे। देख रहे, खैर परवर्ती काल में और आगे बढ़े हम। लेट एंटिक्विटी यानी कि लेट टाइम पीरियड जो रहा, या एंड टाइम पीरियड भी हम इस रोमन एम्पायर का इसको कंसिडर कर सकते हैं। परवर्ती शब्द का उपयोग रोमन साम्राज्य के विकास और पतन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या इसके अंतिम क्षणों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आकर्षक अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। द टर्म लेट antiquity is used to describe the final facing period in the growth and fall of the Roman Empire. And second point अगर आप देखें तो 4 से लेके 7 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कह सकते हैं, परवर्ती काल कह सकते हैं। यानी कि लेट एंटिक्विटी पीरियड मींस 4 to 7 सेंचुरी। कितने साल बन जाते हैं, 4, 5, 6, 7, लगभग 400 साल। ठीक है। These periods saw a considerable changes in the cultural, economic and administrative level. ये जो 400-300 साल रहे, 300-400 साल, ये काफी मतलब ऐसा टाइम पीरियड रहा जब रोमन एम्पायर की संस्कृति, आर्थिक और प्रशासनिक स्तरों में काफी हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं वो आप देखें तो एक राजा रहा डायक्लेशियन। ठीक है, इसने क्या करा, दुनिया के राजा अपने एम्पायर को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। इसने क्या करा, अपने एरिया को छोटा किया। जो एरिया यूजलेस थे उनको हाँ राज्य से हटा दिया। चेंजेस द इंपीरियर डायक्लेशियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करा, बदलाव करा। 4th सेंचुरी में इसने अनेक संस्कृति और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण रही, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजियस गुरु हैं वो क्या कर रहे थे, इंटरवेट कर रहे थे। एट द कल्चरल लेवल many important changes took place in the religious life of the people during this period, means 4 to 7 century. सबसे बिगेस्ट चेंज जो हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है द राइज ऑफ इस्लाम इन 7th सेंचुरी। ठीक है, जिनमें से एक सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, जिसने क्या करा, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया रोमन एम्पायर का। ये फर्स्ट ऐसा रूलर रहा जिसने रिलीजियसली क्या किया, कहीं ना कहीं अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया बेस्ड ऑन रिलीजन। इसने क्रिश्चियनिटी को क्या बनाया, राज धर्म बनाया, बनाने का निर्णय लिया। और दूसरा 7वीं सदी में इस्लाम का उदय रहा। ठीक है, द राइज ऑफ इस्लाम सेकंड। अब क्या होगा, अब देखिए, significant changes took place in the structure of the state. These changes started from the time period of Diocletian 284 to 305। ठीक है, मतलब राज्य के ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर जो इतना हम 3 कॉन्टिनेंट में देखते हैं, ये परिवर्तन सम्राट डायक्लेशियन के टाइम पे है, 284 एडी से लेके 305 एडी के बीच में। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। डायक्लेशियन ने क्या करा, he built the forts on the border of the empire, reorganize the province, separate to the civil work from military work, as well as give more autonomy to the generals। इसने क्या करा, असैनिक और सैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, कौन से मिलिट्री के काम होंगे कौन से नहीं होंगे इनको सेपरेट कर दिया। साथ ही साथ सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करी, जो सेना के चीफ आर्मी हेड होते थे जनरल्स, उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी दी ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। इन द मॉनेटरी सेक्टर आल्सो सम न्यू चेंजेस वर मेड बाय हिम। उसने क्या करा, उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम का था। और हाँ, सिक्का रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद तक चलता रहा है। ठीक है, जब तक रोमन एम्पायर एंड नहीं हुआ तब तक ये सोलिडस कॉइन जो है वो रहे प्रचलन में। इसके बाद पॉइंट काफी ज्यादा हो रहे हैं, खैर
When the Emperor Diocletian saw that the empire had expanded a lot, many of his territory were no strategic and economic importance. So he left those parts and made the empire small. ये पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डायोक्लिशियन ने क्या करा, अपने एम्पायर को स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया, जो जगह काम की नहीं थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया, ठीक है। सम्राट डायोक्लिशियन ने थोड़े रणनीतिक और आर्थिक महत्व के साथ क्षेत्रों को छोड़ा था, कोई ऐसे ही नहीं, उसने पूरा स्ट्रेटेजिक कि भाई जो एरिया हमारे काम के हैं ही नहीं, बेमतलब हमारी इकोनॉमी पे क्या डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, मैनेज करने में हमारा पैसा छोड़ो, इनको इनके हाल पे छोड़ दे, ठीक है। He strengthened the frontiers, reorganized provincial boundaries, and separate the civilians from the military functions. That point is also we are read in above. So just forget and come to the new point. He gave more autonomy to military, and this is also a repeated point. And Constantine considered some of these changes and added the other of his own. ठीक, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है। वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी कहानी ये है कि भाई जो आपका परवर्ती काल रहा, ठीक है, वो रोमन एम्पायर के क्या कहते हैं, फॉल, ठीक है, और डिक्लाइन, दोनों बात एक ही है, ठीक है, उसका कारण बात, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में कि जो रोमन एम्पायर था, आर्थिक जीवन में बदलाव क्या है रोमन लाइफ, ठीक है, कुछ रिपीटेड पॉइंट से लग सकते हैं आपको। आर्थिक जीवन में बदलाव आए उनको पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन में आए उसको पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, देन उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स, एंड दिस टॉपिक इज, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, चलिए पढ़। तो रोमन साम्राज्य के में आर्थिक जो हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं वो क्या रहे। The ancient period saw considerable change in economic life. Means पुरातन काल ने आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी थी। ऑब्वियसली ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड था उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है, स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। और फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी जो रही वो काफी अच्छी भी थी रोमन एम्पायर की। राजा का नाम ऑगस्टस और उसके जो वंशज ancestor रहे। Okay, monetary stability and growing populations, economic life and moderate स्थिरता और आर्थिक बढ़ती जनसंख्या ने आर्थिक विकास क्या करा, परिवर्तित किया, प्रेरित किया। The archaeological record to investment in the rural establishments such as oil presses, glass factories, industrial establishment such as screw presses and several वाटर मिल्स, ये सारी बातें 3000 साल पहले की हुई लगभग। अब 2 से 3 क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, 2000 से 3000 साल के दौरान की वहां पे वाटर मिल भी हो चुकी है, ठीक है, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है ना। दिस पीरियड सो ऑल्सो सो रिवाइवल ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इसने क्या करा, जो लॉन्ग रूट वाले ट्रेड थे उनको रिवाइव भी किया, हाँ फिर से मतलब पुनर्द्वार खोला, जो लंबी दूरी के व्यापार थे, मतलब एशिया अफ्रीका के अलग अलग पार्ट, ठीक है। ऑल दिस लीड टू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये सब मजबूत शहरी समृद्धि का कारण कहीं ना कहीं बना। इससे शहर जो है उनका विकास हमें अधिक देखने के लिए मिलता है एज जो तुम्हारे रूरल इलाके। धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आया, तो इसमें वही रिपीटेड पॉइंट कॉन्स्टेंटाइन का आएगा और इस्लाम वाला और जूडाइज्म, ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है,
सिग्निफिकेंट चेंज आपने देखा कि एक राजा रहा 4th सेंचुरी उसने अपने साम्राज्य में क्या किया, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया। ये पहले ऐसा राजा बना रोमन एम्पायर का जिसने रिलीजियसली एक्शन किया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया। देन और ये कब हो रहा था, 4th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हो गया और इस्लाम के उदय से आप देखते हैं उसका आज में देखते बहुत सारे एरियो पे क्या किया, मुस्लिम रूलर्स ने कब्जा किया, इन्वेंट किया, रूल किया, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेंगी। इसके अलावा ग्रीक और रोमन दोनों शास्त्रीय दुनिया की पारंपरिक धार्मिक और संस्कृति बहुदेववादी थी। मतलब आप देखें तो रोमन एम्पायर में ना कहीं ग्रीक गॉड्स, जो कि इंडिया जैसे ही मतलब पॉलिस्टेटिक रिलीजन था जहाँ पे एक देवी देवता नहीं कई देवी देवताओं की क्या होती थी, पूजा होती थी। अब क्रिश्चियनिटी मोनोथेसिस है, वो पॉलिस्टेटिक रिलीजन नहीं है, वो एक ईश्वरवादी है, बहुदेववादी नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में एक ही गॉड है, ठीक है, और उसको भी उसका फेस नहीं है, ठीक है। जो आप ईसा मसीह को देखते हैं वो गॉड नहीं है, वो गॉड के बेटे माने गए क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। अब ये यूट्यूब पे वीडियो डल गई तो बाइकआउट हो जाएगा मेरा। खैर अदर रिलीज ऐसी कंट्रोवर्सी करूंगा। देखो देखो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते ये धर्म। रिलीजियस इन द एम्पायर वर जुडाइज्म एंड इस्लाम। इसके अलावा साम्राज्य के अन्य धर्म जो रहे, अब देखिए इस्लाम का उदय हो गया 7th सेंचुरी में, उसके बाद तो पूरी दुनिया में ही बहुत सारे हमें रिलीजियसली बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो रोमन एम्पायर पे सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। अब कहानी पढ़ लेते हैं रोमन साम्राज्य के पतन की। तो रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में दो पार्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। कौन से, पश्चिम और पूर्व में। ड्यूरिंग द archaic period general prosperity was marked especially in the east। अगर आप देखें तो प्राचीन काल के दौरान साम्राज्य समृद्धि को विशेष रूप से उन्नत किया, पूर्व में ज्यादा डेवलपमेंट दिखता है, कम है ईस्ट। इसके अलावा there was wars between Rome and Iran during 7th century and 3rd century में भी हुई थी एक वॉर, 7th century में भी वॉर हुई। remained united under the former emperor Justinian। तो जस्टिनियन जो पूर्व सम्राट था उसके एक टाइम पीरियड में 7th सेंचुरी के आसपास रोम और ईरान में फिर से वॉर होती है, जो कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण बनती है। इसके अलावा ईस्टर्न रोमन एम्पायर बिकम नोन एज बाइजेंटियम। अब ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर था ना, उसको रोमन एम्पायर नहीं बोलते थे, या ईस्ट रोमन एम्पायर भी नहीं कहते थे, उसको क्या कहते थे, बाइजेंटियम एम्पायर कहा जाने लगा। बाइजेंटियम एम्पायर ऑब्वियसली जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। इसके अलावा द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। अब अगर आप देखें, द स्प्रेड ऑफ इस्लाम हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट लाइन आपसे पेपर में पूछी जाती है और फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इस्लाम के उदय के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। लार्ज पार्ट ऑफ द रोमन ईरानियन एम्पायर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द अरब्स। अब इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था, अरब में हुआ था। तो अरब के लोगों ने दुनिया भर में क्या करना शुरू किया, इन्वेंट करना शुरू किया और अपने रिलीजन को प्रमोट करना शुरू किया। A holy Roman empire was formed from some these kingdoms from the 9th century with indications of the Christian church। तो ईसाई चर्च के संकेत के साथ अगर हम देखें तो 9वीं सदी तक जो रोमन एम्पायर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब कुछ छोटे छोटे किंगडम्स बचे थे जिनका कोई महत्व नहीं था। तो ये था पूरा चैप्टर आपका, और यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं, जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। तो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है गणतंत्र,
अब देखिए गणतंत्र जो शब्द है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। द नेम ऑफ रिजाइम इन विच इज रियलिटी पावर प्ले आउट विद द ऑफ द सीनेट। तो रोमन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में गणतंत्र का मतलब क्या है, एक ऐसी शासन जिसमें सत्ता की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है, सीनेट के हाथ में होती है, सीनेट यानी कि अभिजात वर्ग। वैसे गणतंत्र का मतलब आज के संदर्भ में ये है कि वो देश जिसके पास अपना संविधान हो, है ना। सीनेट धनी परिवारों का एक छोटा सा समूह, है ना, जिसका प्रभुत्व हो, जिसका डोमिनेंस हो। सीनेट डोमिनेटेड बाय द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वेल्दी फैमिलीज। गृह युद्ध, सिविल वॉर, आपको पता होगा जब देश के लोग ही आपस में क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर।